नमस्कार। आज हम एक ऐसे ऑनलाइन धोखे की पूरी कहानी समझने वाले हैं जिसकी शुरुआत तो बहुत आम थी, लेकिन जिसका अंत बेहद हैरान करने वाला था। जी हाँ, सब कुछ बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुआ। एक क्लिक जो हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे प्राय रोज ही करते हैं। और उस एक क्लिक का नतीजा पूरे 2.9 करोड़ रुपए का नुकसान। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये किसी की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई हो सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर एक मामूली सी फ्रेंड रिक्वेस्ट इतने बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड में कैसे बदल गई। चलिए इसी के तह तक चलते हैं और इस पूरे केस को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक आम ऑनलाइन कनेक्शन, कैसे एक डिजिटल चैट एक सोची समझी धोखाधड़ी तक जा पहुंची। ये पूरा जाल बहुत ही धीरे धीरे और सलीके से बुना गया था। देखिए, कहानी शुरू होती है जून के आखिर में, जब सुनैना शर्मा नाम की प्रोफाइल से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जुलाई की शुरुआत होते होते बातचीत फेसबुक से उठकर व्हाट्सएप पर आ जाती है और फिर 4 जुलाई को 50,000 रुपए का पहला छोटा इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है। और इसके बाद तो सिलसिला ही चल पड़ता है। जुलाई से अक्टूबर के बीच एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार पैसे ट्रांसफर किए गए। मतलब ये कोई जल्दबाजी का स्कैम नहीं था, बल्कि महीनों तक भरोसा जीतने का खेल था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आसान मुनाफे का वादा। कैसे जल्दी अमीर बनने का सपना बेचकर इस जाल को और मजबूत किया गया। इस धोखे का सबसे बड़ा लालच था ये वादा, हर ट्रेडिंग सेशन पर 15 से 20% का रिटर्न। सोचिए, हर सेशन पर। इसके लिए धोखेबाज ने फाइनाल्टो नाम के एक नकली फॉरेक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और पीड़ित को ये यकीन दिला दिया कि रातों रात अमीर बनना मुमकिन है। तो इस स्कैमर का जो तरीका था वो बड़ा ही सिस्टमैटिक था। स्टेप 1, पहले दोस्ती करके पर्सनल भरोसा बनाना। स्टेप 2, फिर एक नकली इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से मिलवाना। स्टेप 3, मुनाफे के नकली स्क्रीनशॉट शेयर करके लालच को और बढ़ाना। और फिर आता था फाइनल स्टेप, स्टेप 4, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करवाकर पीड़ित को इस जाल में हमेशा के लिए फंसा लेना। और अब आता है तीसरा हिस्सा, सफलता का वो भ्रम जिसे नकली डेटा के जरिए और भी असली जैसा बना दिया गया। ये भ्रम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। पीड़ित ने असल में इन्वेस्ट किए थे 2.9 करोड़ रुपए, लेकिन उनके नकली ट्रेडिंग डैशबोर्ड पर जो प्रॉफिट दिख रहा था वो पहुंच चुका था 7.9 करोड़ रुपए तक। यही वो झूठा प्रॉफिट था, वो भ्रम था जिसने उन्हें और ज्यादा पैसा लगाने के लिए मजबूर किया। और इस नकली मुनाफे पर यकीन इतना पक्का हो गया था कि पीड़ित ने जुलाई से अक्टूबर के बीच 17 बार पैसे ट्रांसफर किए। और तो और, कई बार ये पैसा कर्ज लेकर या दोस्तों रिश्तेदारों से उधार मांगकर लगाया गया। ये दिखाता है कि धोखेबाज अपने बनाए इस भ्रम को बनाए रखने में कितना कामयाब रहा। लेकिन हर धोखे की तरह ये भ्रम भी एक दिन टूटना ही था। तो अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, जब पैसा गायब हो गया। वो पल जब सारा सच सामने आया। कहानी में असली मोड़ तब आया जब पीड़ित ने अपने इस मुनाफे को निकालने की सोची। उनकी हर विथड्रॉल रिक्वेस्ट बस पेंडिंग ही दिखती रही। ये पहली खतरे की घंटी थी। बहुत जल्द उस नकली प्लेटफॉर्म पर एरर मैसेज और टेक्निकल गड़बड़ी के बहाने आम हो गए। धोखेबाज हर बार कोई न कोई नई वजह बताकर बात को टालता रहा। और जैसे ही पीड़ित ने इन गड़बड़ियों पर सवाल उठाने शुरू किए, जवाब बहुत तेजी से आया। उन्हें व्हाट्सएप और फेसबुक मतलब हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया। बातचीत के सारे रास्ते एक झटके में बंद। और उसी पल उन्हें ये एहसास हुआ कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ा धोखा था। तो ये तो थी एक कहानी, लेकिन ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक बड़े और खतरनाक ट्रेंड का हिस्सा है। तो चलिए 5वें हिस्से में इस रोमांस स्कैम की बनावट को समझते हैं। साइबर क्राइम के अधिकारी इसे रोमांस कम इन्वेस्टमेंट स्कैम कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा मिलाजुला फ्रॉड है जिसमें पहले इमोशनल कनेक्शन बनाया जाता है और फिर उसे असली दिखने वाले नकली फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़कर लोगों को धोखा दिया जाता है। ऐसे धोखेबाजों के कुछ आम तौर तरीके होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बहुत आकर्षक सोशल मीडिया प्रोफाइल, एकदम प्रोफेशनल दिखने वाले ट्रेडिंग डैशबोर्ड्स, मुनाफे के झूठे स्टेटमेंट, इमोशनल ब्लैकमेलिंग और असली ट्रेडिंग ऐप्स की नकल करना। साथ ही ये पैसे को इतने सारे अकाउंट्स में घुमाते हैं कि उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
खैर, इस मामले में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अधिकारी धोखेबाज के डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे मामलों में पैसे की रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि स्कैमर्स बहुत तेजी से पैसा कई लेयर्स में आगे बढ़ा देते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इस डिजिटल प्रोफाइल्स की दुनिया में हम भरोसे को कैसे परखें? हम कैसे तय करें कि स्क्रीन के पीछे बैठा इंसान कौन है और उसकी नीयत क्या है? इस पर सोचना आज के दौर में शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।